दोस्तों, मोदी जी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि जिस वक्त वो एनडीए की गिनती 292 से 318 ले जाएंगे, यानी अपनी स्थिति को मजबूत कर देंगे, उसी वक्त उनकी कुर्सी हिलने लगेगी। पर सच्चाई यह है कि जेनजी आंदोलन के बाद मोदी अचानक चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई दोस्तों। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिटिंग सीट, बीजेपी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन, इनकी जो अपनी सीट थी बांकीपुर पटना से, वो बीजेपी बुरी तरह हार गई। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह पटक दिया। हार ही हार बीजेपी के लिए। यही नहीं, गजब तो आज दोस्तों जयपुर में भी हुआ, जहां बीजेपी का कोर वोटर, बेस वोटर, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण और बाकी जो वोटर है, सवर्ण वोटर, उन्होंने ही बिगुल फूंक दिया मोदी और शाह के खिलाफ। और बीजेपी इतना बौखलाई वहां की सरकार कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अभी जो राजपूत या वैश्य समाज या फिर ब्राह्मण समाज जो वहाँ इकट्ठा हुआ था, यूजीसी को लेकर ज्ञापन देना चाहता था, प्रोटेस्ट करना चाहता था, भजन लाल शर्मा की सरकार ने जब लाठी चलाई अपने ही वोटरों पर, तो फिर करणी सेना इतनी नाराज हुई कि पहली बार सामूहिक सौगंध ली गई। यानी हजारों लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कसम खाई कि अब चाहे कुछ हो जाए, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए साहब, करणी सेना की सौगंध। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब करणी सेना और राजपूत राजस्थान में अगर ये एक हो गए तो कम से कम 14-15 सीटें प्रभावित करते हैं बीजेपी की। यानी बीजेपी की खाते में कई सीटें प्रभावित कर देते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये सौगंध सुनकर मोदी और शाह को आज नींद तो नहीं आएगी, वाकई नींद नहीं आएगी। और उसकी एक और बड़ी वजह कि देश भर में सिर्फ जयपुर या पटना या रांची नहीं, पूरे देश भर में मोदी के खिलाफ आंदोलन इस वक्त हो रहे हैं। आज जंतर मंतर में जेनजी फिर इकट्ठा हुआ। हालांकि एनएसयूआई के बच्चे थे, लेकिन और भी कई बच्चे स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ के वहां पर मौजूद थे। और अगर ये आंदोलन थोड़ा उग्र होता, भीड़ बढ़ गई थी जंतर मंतर पे, तो लाठीचार्ज हो सकती थी, कन्फ्रंटेशन हो सकता था। तो जंतर मंतर पर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा था। और जो छात्र नागपुर में प्रदर्शन कर रहे थे वो इथेनॉल को लेकर कर रहे थे और नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया, घसीट कर पुलिस ले गई। और मुझे लगता है यही एक ऐसा मंजर होता है जो छात्रों को बहुत बुरा लगता है। और इसका एक रिएक्शन होता है जो जुलाई 20 के बाद हमने देखा है पूरे देश भर में। प्रदर्शन सिर्फ जेनजी नहीं कर रहा है, जो जनरेशन अल्फा है, यानी 2014 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो जो बच्चे हैं वो भी गजब हैं। सड़कों पर उनका प्रदर्शन हो रहा है, कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी कहीं। अब देश की सड़कों का हाल तो आपने देख ही लिया है। उधर संसद में आज भी हंगामा रहा और पूरा विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग करता रहा कि साहब अमित शाह क्यों गायब हैं, क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ राम मंदिर का जो चंदा है, इस पर भी नारेबाजी होती रही। यानी कुल मिलाकर अमित शाह और मोदी की सड़क पर भी घेराबंदी है, संसद में भी घेराबंदी है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अगर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार जाती है, डबल इंजन वाले एमपी में सीट हार जाती है, जनता सड़कों पर है, बीजेपी का कोर वोटर कसम खाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो क्या इसे माना जाए कि खतरे की घंटी बज रही है मोदी और शाह के लिए? और क्या शाह का इस्तीफा वाकई होगा या मोदी के पास अभी भी कोई रास्ता है? मसला बड़ा है। और आज मैंने इसीलिए दो खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ अखिल स्वामी साहब होंगे, प्रोफेसर साहब होंगे, उनसे कई सवाल पूछे। और मैंने आज उमाकांत जी, जो पिछले 38 वर्षों से
लोकसभा कवर कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा है खास तौर पर कि अगर ये करणी सेना ये मोर्चा खोल रही है और अगर राजपूत अगेंस्ट हो रहे हैं बीजेपी के राजस्थान में, तो इसका मतलब क्या है, कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और क्या कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर भी बगावत का धुआं आपको दिख रहा है? सुनिएगा। स्वामी साहब, पूरे देश भर में आप जहां जाइए, आप नागपुर जाइए, जयपुर जाइए, पटना की बात करिए, दिल्ली में जंतर मंतर की बात करिए, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं मोदी और शाह को लेकर। कोई शाह का इस्तीफा मांग रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। बीजेपी का जो आज हमने देखा कि जो सवर्ण वोटर है, जो उसको वोट देता था, बांकीपुर जो गढ़ था, तो सवर्णों ने वोट दे दिया प्रशांत किशोर को, और दतिया जो मजबूत किला बीजेपी का, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या प्रोफेसर साहब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? संकट ऐसे ही आता है और जब तख्ता पलटता है तो ऐसे ही माहौल होता है? देखिए, उल्टी गिनती तो दीपक जी शुरू हो गई, लेकिन गिरने की गति कम हो सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे इसको हैंडल कर रही है, वो गति बढ़ गई है। देखिए, दो परिवर्तन दीपक जी बहुत बड़े हुए हैं और ये पहली बार मैं अपने जीवन में देखता हूं। पहला यह है कि परिवार का जो डिसीजन मेकर बुजुर्गों के पास होता था, वो बच्चों के पास चला गया है और बुजुर्ग भी समझने लगे हैं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर अब ये जनता सोच रही है, एस्पिरेशनल क्लास एक हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हो रही है, जो बहुत पॉजिटिव साइन है। तमिलनाडु के अंदर थलापति विजय की जीत और उसके बाद प्रशांत किशोर, जो पिछली बार जमानत जब्त हुई थी सारे कैंडिडेट्स की, उनकी जीत, और उसके बाद दतिया के अंदर और बांकीपुर के अंदर जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं और जो नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार। अब एस्पिरेशन से काम चलेगा, बच्चों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान हो। बच्चों की भावना जो नहीं समझेगा वो राजनीति से बाहर हो जाएगा। राजनीति से बाहर हो जाएगा। चलिए, बच्चे तो बच्चे, अब तो राजपूत और बनिया भी आ गए। आज तो लखेड़ा साहब जयपुर में लाठी चला दी। भजन लाल की सरकार ने अपने ही वोटर पे, राजपूत वोटर पे, बनिया वोटर पे लाठी चला दी है और उन्होंने बकायदा कसम ली। मैं बहुत गंभीर नोट पे कह रहा हूं, सौगंध खाई है। कम से कम 35-40 हजार लोग थे उस भीड़ में, वीडियो है मेरे पास। और उन्होंने कहा कि इस बार तो हमने वोट दे दिया, अगली बार से चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और सामूहिक सौगंध ली गई है। इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए देखिए, करणी सेना का जो अपना जो जनाधार है, वो जनाधार ऐसा नहीं है कि एक सीट पर उनका इतना जनाधार हो कि उनके बिना काम ही ना चले। लेकिन 16 के करीब पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर करणी सेना का काफी प्रभाव है, वहां पर राजपूत वोट भी है जी। लेकिन एक बात बता, जी, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आज की चुनाव में राजस्थान में लोकसभा का चुनाव हो जाए, जो सारी सीटें इस समय काफी सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में चुनाव हो जाए, इतना बुरी हालत है कि एक भी लोकसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकती है। इतना मैं पूरी गारंटी के साथ आपको। लखेड़ा साहब, अगर आज रात में सोने नहीं देंगे मोदी जी को क्या? आप कह रहे 25 की 25 सीटें हार जाएगी? जी, यहाँ हालत बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं कि जहां जो गढ़ है, आप ये बताइए ना कि जो राजपूत ये जो वोट है करणी सेना वाला, ये सारे यंग हैं, ये कोई बुजुर्ग लोग नहीं है, किसान नहीं, ये यंग लड़के हैं। ये जंतर मंतर का एडिशन है, ये जंतर मंतर एडिशन है। जो करणी सेना का जो यूथ है, जिन पे लाठी चार्ज हुआ है, ये सब नौकरी मांगने वाले हैं, ये पढ़े लिखे। ये यूजीसी को इन्होंने मुद्दा बनाया कि यूजीसी में आपने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी चेंज की, वो हम लोगों को खत्म कर देगी। हमारे माँ बाप तो किसान हैं, वो तो खेती बाड़ी उनकी खत्म करवा दी। अब हमको नौकरी चाकरी कहीं मिलनी थी विश्वविद्यालय में, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, चपरासी, चौकीदार, जो भी नौकरी मिलनी थी। मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी का जो कोर वोटर है, अगर यही खिसक गया, आज तो हमने देखा, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी 2029 भी पूरा नहीं कर पाएंगे? कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे क्या? अरे साहब, 2029 तो बहुत दूर है दीपक जी, आप 2026 की बात कीजिए।
मुझे ये हालत, ये देखिए ना आप, कैसी विचित्र स्थिति इस देश में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है भारत में कि 412 राजीव गांधी पार्लियामेंट फेस नहीं कर पाए, और ये जो है 240 में है, 40। ये पार्लियामेंट फेस क्या, इनको नानी याद आ गई है। आपको देखिए ना 15 दिन में इनको नानी याद आ गई, इनकी हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट को Got it. फेस कर सकने की। गॉट इट। जी। पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पा रहे, बात सही कह रहे हैं आप। प्रोफेसर साहब, भाई लखेड़ा साहब तो कह रहे हैं कि करणी सेना राजपूत मूंछों पे ताव दे रहे हैं, महाराणा प्रताप बन रहे हैं, लाठी लेके मोदी जी के पीछे सौगंध खाली भाव आज राजपूतों ने कि हम वोट नहीं देंगे, और कह रहे हैं 15-16 सीटों पे नुकसान हो जाएगा राजस्थान में। इधर 5 अगस्त को महाराष्ट्र में बैठक है औरंगाबाद में दीपके के घर पे, और वो अगले आंदोलन की तारीख तय करने जा रहे हैं, रणनीति तय करने जा रहे हैं, और जेनजी वाकई गुस्से में है। कई जगह प्रदर्शन चल रहा है, आज जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ, थोड़ा सा उग्र हो जाता तो लाठी चलनी पड़ती। नागपुर में लाठी चली है, आज नागपुर में बच्चों पे लाठी चली है, छात्रों पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता और ये आंदोलन जेनजी का दोबारा इसकी तारीख आ जाती है, तो क्या सरकार फंस जाएगी, हड्डी गले में अटक जाएगी? दीपक जी, बेहतर है सरकार के लिए कि अमित शाह साहब का इस्तीफा ले लें, वरना सरकार के जाने की पूरी संभावना है। आप ये सोचिए, जंतर मंतर में जो 1 लाख बच्चा इकट्ठा हुआ था, उसमें राजपूतों के बच्चे नहीं थे क्या? उसमें ब्राह्मणों के बच्चे नहीं थे सभी क्या? थे, सभी थे, सभी थे। अरे पिट जी। के गए हैं भाई, पिट के गए। जिन लड़कियों के साथ नहीं, मैं अत्याचार बता हुआ दूं, है, मैं बता दूं क्योंकि मैं वहां 3 बार गया हूं, और मैं दोस्तों से कहना चाहूंगा, स्वामी साहब भी गए थे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारे ओबीसी भाई हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे सवर्ण हैं, राजपूत हैं, all classes were there, all classes were there, and it was beyond religion and caste। ये जाति और धर्म से ऊपर आंदोलन था, जिसकी वजह से मोदी घबराए हुए हैं। जी आगे बताइए, क्या और करना है दीपक अमित जी, शाह को? एक चीज और आपने नोट की होगी, ये किसी आंदोलन में मैंने नहीं देखी आज तक। वहां पे अमीर घर के बच्चे भी थे, गरीब घर के जी। बच्चे भी थे, एक दूसरे को पंखा झल रहे थे, माएँ भी थी, प्रेग्नेंट वुमेन भी थी। ऐसा आंदोलन तो विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया है। अब मोदी जी को क्या करना चाहिए? थोड़ा मोदी जी की से भी तो सहानुभूति दिखाइए साहब, प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं, सहानुभूति दीपक जी मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरे सलाह बच्चों दे को, दीजिए, मेरी चलिए। ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, मैं माफ तो नहीं करूंगा जब तक कि वो बिल्कुल, एक तो अमित शाह साहब का इस्तीफा लें। जिन पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को लाठी मारी है, पैलेट गन चलाई है, उनको सबको बर्खास्त करें और जेल के अंदर भेजें, और मेरे बच्चों के ऊपर से सारी कार्रवाई बंद करें। अगर इस प्रकार से अमित शाह का इस्तीफा और ये चीजें होंगी, तब तो मैं सोच सकता हूं, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। इसलिए हमारी वो जनरेशन जो मेरे भारत को महान बनाना चाहती है, नेशन फर्स्ट, मेरे देश के भविष्य को जो बर्बाद करने की कोशिश करेगा, दीपक जी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चलिए साहब, आप तो आज काफी तल्ख दिख रहे हैं आपके तेवर। लखेड़ा साहब भाई, मुझे बताइए, आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, लोकसभा कवर करते हैं पिछले 38 वर्षों से, 38 ईयर्स। क्या वाकई अमित शाह के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं दीपक जी, तलवार वो टाइम चला गया है, तलवार म्यान से निकल चुकी है। अमित शाह का इस्तीफा वाला जो मुद्दा था, वो झूठ नहीं बोलते, बच्चों पर पैलेट गन नहीं चलाते, उनके बेरहमी से पिटाई नहीं करते, उन पे झूठे केस नहीं लाते, उनको घर घर जा करके पुलिस उनको तंग नहीं करती, माँ बाप को बोलते थाने आ जाओ, उनको तो पकड़ लेंगे, पूरा खानदान तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। ये जो कर्मकांड इन्होंने किए ना, उससे इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, और इन पर पूरा भरोसा लोगों का, जनजी का, उनके माँ बाप का, बच्चों का। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रतिक्रिया पूरे देश की आ रही है, विदेशों से आ रही है, इनको माफ नहीं करेंगे लोग, क्योंकि माफ करने के काबिल नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये जो प्रजाति है, माफ के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनको माफ करना चाहिए, और अब तो इस्तीफा क्या, इनको राजनीति से संन्यास लेने के लिए बाध्य करना चाहिए कि आप लिख के दीजिए कि दोबारा राजनीति में नहीं आओगे, क्योंकि ये जो जगहों पर बैठे हुए यहाँ के बैठने के काबिल नहीं है ये लोग। जी गॉट इट सर, संकट है चारों तरफ। लखेड़ा साहब, आपका ये मतलब है कि विपक्ष पीछे नहीं हटेगा, जेनजी पीछे नहीं हटेंगे, इस्तीफे की जिद पकड़ रखी इस वक्त राहुल गांधी से लेकर दीपके ने। आखिरी सवाल कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त आज़ादी का दिन कुछ ही दिन बाद है, क्या मोदी जी के लिए ये जो 15 अगस्त लाल किले का भाषण होगा, उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रही है कि
जनता सड़कों पर है और साहेब बादशाह जो है लाल किले पर है। देखिए, मुझे तो इसी बात की कल्पना करके झंझनाहट हो जाती है कि वो 15 अगस्त को लाल किले से क्या भाषण देंगे और क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आज रात को 12 बजे कहीं फिर वो इंस्टाग्राम में कोई रील। मैसेज ना दे दें और ये ना कह दें कि मैं इस्तीफा देता हूं, रमेश शाह साहब का इस्तीफा लेता हूं इसलिए कि मैं असमर्थ रहा हूं। देखिए दीपक जी, एक लास्ट बात कहता हूं, मेरे को मार दिया होता, मेरे चोट लग गई होती, मेरा सिर फट गया होता, मैं माफ कर देता। अपनी अगली जनरेशन को, छोटे छोटे ठीक है। बच्चों के बहते हुए खून को मैं माफ नहीं करूंगा। चलिए, ठीक ठीक। जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, सभी के सेंटिमेंट्स हैं, माता पिता के, दादा दादी, नाना नानी, सबके वही सेंटिमेंट्स हैं। आपसे भी वही सवाल मैं करूंगा लकेड़ा साहब। 15 अगस्त है, लाल किले का भाषण है, देश के नाम संदेश है। क्या आपको लगता है 15 अगस्त से पहले कोई मोदी प्लान लेके आएंगे, मतलब अमित शाह को लेकर, या कोई बड़ा फैसला लेंगे, या मोदी सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं? देखिए अब देखिए इनके जो बुनियादी बात है कि ये जरूर कोशिश करेंगे, जो मैं इनको रीड करता हूँ और ट्रैक करता हूँ, ये ध्यान बांटने के लिए कुछ तिकड़मबाजी जरूर करेंगे, लेकिन अभी एक्सपोज हो शिगुफा चुके हैं। छोड़ेंगे। देखिए तिकड़मबाजी क्या होता है ना, तिकड़मबाजी तब चलती है जब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी बची हो। आपकी चूंकि क्रेडिबिलिटी, आपकी जो साख है वो मिट्टी में मिल चुकी है जनता की नजर में। भारतीय जनता पार्टी के भीतर आपके खिलाफ विद्रोह है। 150 के करीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हुए ओ हैं आज माय की गॉड, तारीख में। ओ माय गॉड। और पूरा आज पूरा तो आप आरएसएस ने इनको बाउंसर पे जी बाउंसर, लकेड़ा साहब क्या हो गया यस। भाई? तो अब इनके खिलाफ पार्टी में विद्रोह 150 है, इनके खिलाफ एमपी। संघ में विद्रोह है जी। 150 एमपी वर्तमान लोकसभा के इनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और वो गुब्बारा किसी समय फूटेगा तो कोई बचेगा नहीं। और इतनी बड़ी, इतना प्रेशर है इनके ऊपर, ये पहली बार जो है इनको ये पता लग गया, इनके सारी रिपोर्ट्स मिल गई हैं कि हम खेल बिगड़ चुका है, खेल हाथ से जा चुका है इनके। खेल हाथ से जा चुका है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। 15 अगस्त के लिए कुछ ही दिन दोस्तों बचे हैं। उससे पहले मोदी को, क्या कोई मोदी बड़ा फैसला लेते हैं, कोई इस सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं, कोई हल निकालते हैं, वरना बहुत एम्बेरेसिंग होगी उनके लिए सिचुएशन 15 अगस्त को सुबह लाल किले में तिरंगा फहरा के भाषण देना देश के सामने, क्योंकि देश भर में इस वक्त आंदोलन ही आंदोलन हो रहे हैं। और मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई देश भर में कि हो क्या रहा है। कहीं लाठी चल रही है, और लाठी भी अपने वोटरों पे चला रहे हैं। कहीं बच्चों को सड़क से उठा रहे हैं, खींच रहे हैं उनको। जंतर मंतर पे भी आज अगर थोड़ा सा भी आंदोलन उग्र हुआ होता है एनएसयूआई का, तो हो सकता है लाठी वहां भी चल जाती। तो पूरे देश भर में आंदोलन तेज हो रहे हैं। जेनजी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो 5 अगस्त को तारीख तय करने वाली है, रणनीति फ्यूचर की वो बताएगी। मीटिंग हो रही है वहां पर। और संसद अभी भी अमित शाह का इस्तीफा चाहती है। संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन सांसद कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि जो सबसे बुरी खबर है इन सब के बीच में, कि आज मोदी जी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मोदी जी ने चुने थे, वो अपनी सिटिंग सीट हार गए बांकीपुर से, जो बीजेपी का गढ़ था, और दतिया जो बीजेपी का गढ़ था, वहां भी हार गए। यानी डबल इंजन की सरकार, बिहार और मध्य प्रदेश में मोदी को डबल झटका मिला है डबल इंजन के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए। लकड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बोथ ऑफ यू, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।